ओके, वेलकम बैक। सो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग स्लाइडर में थे। वेयर इज माय स्लाइड? ओके। सो जस्ट फ्यू मिनट्स बैक हम लोग टारगेट कर रहे थे कि जावा टेक्नोलॉजीज में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें हेल्प करता है। मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में अलग अलग आइटम को, अलग अलग सेक्शन को समझ रहे थे, जिसमें सबसे पहला था डेवलपमेंट टूल्स। तो कोई डाउट है डेवलपमेंट टूल्स में? नो सर। ओके। नेक्स्ट आइटम होती है एपीआई। मैंने बताया कि एपीआई का मतलब क्या है। एपीआई का मतलब है मेथड्स, राइट। उसको एक्चुअली मेथड्स जो है, उसको एक्चुअली एपीआई क्यों कहा गया? उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब क्या है? जो भी आप कोड कर रहे हो, उस कोड को आप इसीलिए कर रहे हो ताकि वो कोई काम कर सके, राइट। तो कोई भी टास्क आप अगर करना चाहते हो, सपोज आप एक लाइन ऑफ कोड को प्रिंट करना चाहते हो, हेलो डियर लिखना चाहते हो, तो वो प्रिंट करना चाहते हो, तो वो प्रिंट करने वाले के लिए आप मान लो चाहते हो हेलो डियर, और अपना नाम पास करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे जो आर्ग्स है, ये जो स्ट्रिंग आर्ग्स है, इसके अंदर आप वो पास कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी दिखाएंगे। उसका तरीका है, जब आप पास करोगे वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कॉमा फिर अपना नाम डाल दो, आर्गुमेंट आप पास किए उसको प्रिंट करा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये एक हमारा इंटरफेस हो गया। मतलब ये मेरा एक अप्रोच हो गया, मीडिया हो गया, जिसके थ्रू हम अपना टास्क करा सकते हैं। क्योंकि ये एक मीडिया हो गया, ये एक वे हो गया, ये एक सोल्यूशन हो गया, तो इसीलिए इसको कहा गया इंटरफेस, द वे फ्रॉम which we can solve a प्रॉब्लम। तो इसीलिए जितने भी मेथड्स हम लिखेंगे, जिनको हम मेथड्स जावा में कहते हैं, वो सारे एक एक एपीआई है। अब ये जो एपीआई है दो टाइप के हैं। एक प्री डिफाइंड, जो कि जावा के अंदर से, जो जावा की डेवलपमेंट टूल किट की पैकेज जो आप इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे सिस्टम करके देखा, हमें तो पता नहीं है सिस्टम क्या होती है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस क्लास का कोई भी चीज को अगर हमें यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। क्या यूज कर सकते हैं? ये प्रिंटल एक मेथड है, जिसको हमने क्या पास किया? हेलो वर्ल्ड पास किया। जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड पास किया, ये मेथड क्या कर देगा? जब ये कंपाइल होके जब रन होगा तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो ये जो मेथड है ये एक एपीआई है, लेकिन इसको हमने तो नहीं बनाया, ये पहले से ही बन के पड़ा रहता है। तो उसी टाइप की एपीआई को बोलते हैं प्री डिफाइंड और स्टैंडर्ड एपीआई। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे एक और मेथड लिखता हूं, सो माय नेम, मतलब सिस्टम डॉट आउट ना लेके ये हेलो वर्ल्ड ऑफ हेलो वर्ल्ड ऐप डॉट सो माय नेम करके एक मेथड लिखता हूं, और उसके अंदर बीबू लिखता हूं, और वहां पे जाके उस मेथड के अंदर लिखूंगा जो भी नाम आएगा उसको प्रिंट कर दो हेलो और उसका नाम। तो हम क्या करेंगे? उसको कस्टमली डिफाइन किए, कस्टमली बनाए, तो वो जो कस्टमली बनाने वाले को कस्टम एपीआई कहेंगे, और यूजर डेवलप्ड मेथड भी बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। द एपीआई प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टारगेट है, जो मेन फंक्शनलिटी है, उसको प्रोवाइड करता है हमारा ये एपीआई। ठीक है। इट ऑफर्स ए वाइड एरे ऑफ यूजफुल क्लासेस रेडी फॉर यूज इन योर ओन एप्लीकेशन। जो आप प्रोग्राम लिखोगे उसी को एप्लीकेशन कहेंगे। क्यों? एप्लीकेशन किसको कहा जाता है? जिसको आप लेके काम करा सकते हो। तो वो जो एप्लीकेशन हो, जो प्रोग्राम आप लिखोगे, उसके अंदर वाइड एरे ऑफ यूजफुल क्लासेस, पहले से ही बहुत सारे क्लासेस रखा गया है। एंड इट स्पान्स एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक ऑब्जेक्ट्स टू नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी टू एक्सएमएल जनरेशन एंड टू डेटाबेस एसेस एंड मेनी मोर। मतलब क्या बोला? ये जो वाइड एरे ऑफ यूजफुल क्लासेस, जैसे एग्जांपल हमने सिस्टम डॉट आउट किया, तो सिस्टम जो एक क्लास है, वैसे ही बहुत सारे तरीके तरीके से क्लासेस, एक वाइड एरे ऑफ यूजफुल क्लासेस प्रेजेंट है जावा की डेवलपमेंट टूलकिट के अंदर, जिनका गोल छोटे छोटे बेसिक ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी से लेके नेटवर्किंग रिलेटेड, मान लो कि आपने एक सर्वर से दूसरे सर्वर को डेटा देना है या बात करना है उससे, या फिर आप कोई जावा की कोई सिक्योरिटी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है, या फिर कोई
ऐसे रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि एक्सएमएल ओरिएंटेड हो या जेसन ओरिएंटेड हो, या फिर कोई डेटाबेस में बहुत सारे डेटा है उसको एसेस करके आपको प्रोग्राम के अंदर प्रोसेसिंग करना हो, तो उन सारे चीजों के लिए हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस, इंटरफेसेस, पैकेजेस ये सब पड़े रहते हैं, और जिसको आप यूज करके आप वो अपना एप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शनैलिटी को एक्सटेंडेड लेवल पे लेके जा सकते हो। इसीलिए उसने कहा द कोर एपीआई इज वेरी लार्ज टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इट कंटेन, कंसल्ट द JPSE 8 डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोला कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन की स्निपेट दिया है वो JDK 8 की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सा क्लासेस की क्या पर्पज होती है और क्यों उसको अवेलेबल किया गया, और उससे आपकी एप्लीकेशन कितना एक्सटेंसिबल तक एक्सपांड हो सकता है। तो ये सारे चीजें हमें किससे मिलता है? एपीआई से। तो यहां से हमें पता चलता है कि एपीआई की जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो कोर कॉन्सेप्ट से वो स्ट्रांग हो जाती है अगर आप एपीआई के बारे में अच्छे से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं बोलता हूं, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसमें बोलता हूं सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी देता है, किसके लिए ना, कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए, कोई भी चीज लेने के लिए, आईओ टाइप की कोई चीज करने के लिए हमारे सिस्टम क्लास जो है हेल्पफुल करता है। ऐसे ही जावा में मैथ क्लास होती है, एक्सेप्शन क्लास होती है, बहुत सारे क्लासेस है, उन सबको हम कवर गो थ्रू करेंगे। लेकिन आपको समझने के लिए, अगर आपको पता चल गया कि ये प्रिंट लेन मेथड क्या होता है, जहां पे भी प्रिंट करना जरूरत पड़ेगी आप लिख सकते हो इसको। आपको पता नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे, आप ढूंढोगे या किसी को पूछोगे या नेट पे सर्च करोगे, कोई ऐसे अप्रोच ढूंढोगे जिससे आपका प्रोग्राम की जो रियल टास्क है उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए वो बोला कि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो जाओ जेडीके की जो 8 की डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि एक्चुअली जावा की डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे जाके आप रेफर करो और उस क्लास के बारे में समझो, उस क्लास के कौन कौन सा मेथड है वो उसके बारे में सीखो। इस तरीके से आपको एपीआई के बारे में पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कौन सा एपीआई का गोल क्या है, आप कैसे उसको एक्सटेंसिव लेवल पे यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो और इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया एपीआई क्या है? सबसे पहले हमने डेवलपमेंट टूल के बारे में सीखा, दूसरे में हमने एपीआई के बारे में सीखा। अब तीसरा क्या आता है? डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज। अब डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी क्या है? हमने यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स में तीन चीज किया था, कंपाइलिंग, रनिंग, मॉनिटरिंग, डिबॉगिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। उनमें से कॉमनली कौन सा यूज करना है एक फ्रेशर को? कंपाइलिंग, रनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, ताकि आप जो बेसिक एपीआई से उसको अच्छे से टूल यूज करके काम कर पाओगे। उनमें से मॉनिटरिंग और डिबगिंग है ना, ये दोनों विदाउट डिप्लॉयमेंट कर नहीं पाओगे। डिप्लॉइंग क्या होती है? एक जगह पे अगर आप प्रोग्राम को चलाना चाहते हो, पहले उस वहां पे इंस्टॉल करना होता है, खाली इंस्टॉलमेंट को ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखता है। द जेडीके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म सच एज द जावा वेब स्टार्ट सॉफ्टवेयर एंड जावा प्लगइन सॉफ्टवेयर फॉर डिप्लॉइंग योर एप्लीकेशन टू एंड यूजर। क्या बोला ये ना, जब आप चाहते हो कोई आपका एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो प्रोग्राम आपकी कोई भी सेटअप पे चल जाए, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कस्टम टूल बनाना ना पड़े, तो पहले से ही जैसे जावा सी कंपाइलर और जावा लॉन्चर ये होता है प्रोग्राम को चेक करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, JWS और जावा प्लगइन करके भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, उसको आप यूज करके आप अपने प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को चला सकते हो। मतलब क्या है सर? हमने प्रोग्राम बना दिया, 5 प्रोग्राम बना दिया, जिसका काम है कि एक बड़ा सा फाइल है जिसमें 5,000 लाइन है। 5,000 लाइन में हर एक लाइन में एक एक फैमिली के कितने मेंबर्स है और उन मेंबर का डेटा है, आईडी, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डेटा है। उन सबको पास करके हम कॉलम डेटा, कॉलम में सजाएंगे और उस कॉलम वाला डेटा को लेके गुई एक बनाएंगे। गुई मतलब यूआई बनाएंगे। जैसे हमने एचटीएमएल में टेबल बनाए थे ना, ऐसे ही जावा में हम यूआई बोलेंगे उसको। एचटीएमएल की जो स्क्रीन है
वो हमारा स्टैटिक पेज था, लेकिन जावा में हम उसको लेके अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जेडब्ल्यूएस के थ्रू हम उसको यूआई प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको जावा यूआई बोलते हैं। ठीक है, अब उसको यूआई में हमें अगर दिखाना है तो हम ये जो सॉफ्टवेयर से इनको लेके हम उसको चला सकते हैं। तो चलाने के लिए जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। आपके पूरा जो प्रोग्राम है, 10 लाइन की कोड, 5 लाइन की कोड जो था, वो 5,000 लाइन की जो कोड था वो डिप्लॉय होगा, मतलब इंस्टॉल होगा। कहां पे, जावा की जो डिफॉल्ट सर्वर बनता है हिडनली। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, आपने एक एचटीएमएल पेज बनाना है, तो एचटीएमएल पेज कैसे चलता है ना, आपकी एचटीएमएल पेज ब्राउजर पे चलता है। अगर मैं ब्राउजर ही हटा दूं तो आप चला पाओगे क्या, नहीं। तो ब्राउजर में क्यों चलता है, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने वाला कंपाइलर बैठा हुआ है, वो एग्जीक्यूटर भी बैठा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करके आपको गुई में दिखा देता है, राइट। तो इसी तरीके से जावा कोड को भी अगर यूआई ओरिएंटेड है आपकी एप्लीकेशन, आपने यूआई का कोड भी किया है कि टेबल बना सकते हो, स्विंग यूआई होती है, और बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जिसमें आप क्या कर सकते हो, गुई बना सकते हो जावा के खाली डायरेक्ट कोड से। आपको एचटीएमएल ये सब नया सीख के डायरेक्ट अगर खाली जावा कोड करना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको वैसे डिप्लोयमेंट करके दिखाना है तो आप डिप्लोयमेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये एक फ्रेशर के लिए ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड नहीं है। क्यों, हो सकता है ना कि जो आप इंटरेस्टेड हो, आप एक फुल स्टैक ना बन के आप एक बैकएंड एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो वहां पे ये डिप्लोयमेंट टेक्नोलॉजीज को आप फॉर द टाइम बिंग स्किप कर सकते हो, बट वी विल कवर दिस एज वेल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिप्लोयमेंट को कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। समझ में आ गया अभी क्या गोल था। यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है यूआई टूल किट्स। अब देखो, जैसे ही मैंने डिप्लोयमेंट टेक्नोलॉजी बोला, उसमें क्या था, टूल्स थे। क्या टूल, जेडब्ल्यूएस एंड जावा प्लगइन, जेपीआई एंड जेडब्ल्यूएस जो टूल थे उससे इंस्टॉल हो गया। जैसे ये इंस्टॉल हो गया, वो क्या हो सकता है, बैकएंड में आपको आउटपुट दे सकते हैं। अगर यूजर इंटरफेस मतलब गुई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको जो दिखेगा, उसके लिए आपको जावा एफएक्स, स्विंग, जावा 2D, ये सब टेक्नोलॉजी को भी सीखना पड़ेगा, जिससे जो एचटीएमएल में आप काम करते थे, टेबल बनाना, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में टेबल बनाते थे, वो सारा चीज आप यहाँ पे जावा में, जावा एक्स, स्विंग, जावा 2D, ये सब चीजों को यूज करके बढ़िया सा एक जीयूआई बना सकते हो। तो ये होता है हमारा यूजर इंटरफेस टूल की। एक और क्या है, सबसे ऑप्शनल बट इंपोर्टेंट एंड मैंडेटरी, ये है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज क्या होती है सर, लाइब्रेरी का मतलब क्या है, हमारे पास एग्जाम आ रहा है, आगे जाके एग्जाम आ रहा है, मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में गया, क्यों गया भाई, क्योंकि हमें जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए तैयारी करना है। हमें पहले से ही पढ़ाया गया है वो चैप्टर, लेकिन हमें उतना नॉलेज सफिशियंट नहीं था, हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, जो कहां पे है, कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स है, उसके अंदर अवेलेबल है। ऐसे ही आप प्रोग्राम कर रहे हो जावा में, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको टूल की जरूरत पड़ गई, तो एक्स्ट्रा आपको एपीआई की जरूरत पड़ गई, जो पहले से ही जावा के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे आप क्या कर रहे हो, एक रैंडम नंबर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करके उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं वो सीखा था, राइट। तो ये जो मेथड रैंडम करके यूज किया था हमने वहां पे, तो कैसे यूज किया था मेथड रैंडम, एक लाइब्रेरी का एक एपीआई था, एक फंक्शन था, उसको हम जावास्क्रिप्ट में यूज किए, एग्जैक्टली सेम। और हमारे जो जावा की प्रोग्राम है उसके अंदर अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, एक्स्ट्रा एपीआई को यूज करना है, तो हम ये यूज करेंगे इंटीग्रेशन लाइब्रेरी। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, देखते हैं। इंटीग्रेशन लाइब्रेरी सच ए जावा IDL API, JDBC API, Java naming and directory interface API, Java RMI, Java remote method invocation over internet, InterORB protocol technology, enable data access and manipulation of remote objects। ये जो अलग अलग टॉपिक बताया, इसका मतलब एंड गोल बहुत ही सिंपल है, ये कि जिस टाइप की आप एप्लीकेशन बनाओगे, जिस टाइप की आप प्रोग्राम बनाओगे, जिस टाइप की आपकी सोर्स फाइल्स होंगे,
उसमें अगर आपको जेडीबी से रिलेटेड काम करना है तो आपको जेडीबी से एपीआई की बहुत सारे मिल जाएंगे लाइब्रेरीज। उस लाइब्रेरी को यूज करके आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट सॉल्यूशन जावा डॉट यूटिल्स एक यूटिलिटी मेथड की लाइब्रेरी है, जिसमें आपको बहुत सारे यूटिलिटीज को यूज करने के लिए मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा जब हम करेंगे कोड सोर्स अप्लाई हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना जान सकते हो इंटीग्रेशन लाइब्रेरी मतलब हम अपने प्रोग्राम में, हम अपने एप्लीकेशन में जो सोर्स कोड लिख रहे हैं उनके लिए अगर कोई डिपेंडेंट एपीआई चाहिए तो हम अगर किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करते हैं, अपाचे org.apache को यूज करना है, या फिर जावा की कोई जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को छोड़ के जो बाहर की कोई लाइब्रेरीज को यूज करना है, कोई टूल को यूज करना है जिसके अंदर पहले से ही कोड पड़ा है उसको बस यूज करके करना है, जैसे डेट एपीआई को यूज करेंगे। बहुत सारे तरीका है, डेट गूगल की कुछ एपीआई से है, अपाचे की कुछ एपीआई से है, अलग अलग लाइब्रेरीज हमारे मार्केट में ओपन सोर्स एज ए ओपन सोर्स पड़े रहते हैं। अब यहाँ पे टर्म बोला ओपन सोर्स। ओपन सोर्स और प्राइवेट क्या होती है, कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं अपनी कोड को लोगों की हेल्प में देने के लिए वो लोग गिट के थ्रू, गिट मतलब रिपोजिटरी है जहां पे आप सोर्स कोड रख सकते हो और क्लाउड में सबके लिए अवेलेबल करा सकते हो। जैसे मैं ऑनलाइन गूगल पे सर्च करता हूँ ये क्या होता है, ऐसे ही कोई फंक्शनैलिटी को आप अगर जावा कोड के अंदर करना चाहते हो, गिट में क्लाउड में आपको कोड भी मिल जाएगा उसका कि वो कैसे कोड किया। आपने देखा होगा बहुत सारे फोरम होता है, फोरम मतलब जहां पे डिस्कशन किया जाता है प्रॉब्लम्स की, बहुत सारे प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कैसे हो वो हम नेट पे सर्च करते हैं। हर डेवलपर का आदत पड़ जाता है कि वो चीजों को आर एन डी करके बेस्ट सोल्यूशन हम निकाल पाए, ताकि हमारे जो एप्लीकेशन होगा, हमारे जो प्रोग्राम होगा वो बहुत ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होगा। तो उस केस के लिए जो लाइब्रेरीज ओपन सोर्स में अवेलेबल होता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करने के लिए जो लाइब्रेरीज की अप्रोच होती है वो इसी के बारे में दर्शाता है कि हम लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जावा क्या करता है, हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करके उसको हम आगे लेके यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? नो सर। ओके, तो जावा क्या कर सकता है वो हमने सीखा। अब वो चीज जो जावा है वो मेरे लाइफ में क्या हेल्प कर सकता है, ये जावा हमने इस वाले पेज में हमने देखा कि जावा में जावा टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, लेकिन जावा टेक्नोलॉजी मेरे लाइफ में क्या कर सकता है ना। मेरे लाइफ में क्या कर सकता है मतलब मैं जावा की यूज करके क्या एडवांटेज पा सकता हूं दूसरे लैंग्वेज से, दूसरे प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी से ना। सबसे पहले है कि गेट स्टार्टेड क्विकली, आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग करना आ जाएगा जावा में कंपेरेटिव टू सी और सी प्लस प्लस। क्यों सी और सी प्लस में थोड़ा सा फंक्शन ओरिएंटेड है तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब अगर कोई नॉर्मली टेक्नोलॉजीज को, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन जो लर्निंग वे है वो इजी है। इसने लिखा है कि although the Java programming is a powerful object-oriented language, it's easy to learn, especially for programmers already familiar with C और C++। जो C और C++ में पहले ही अपने हाथ साफ कर चुके हैं उनको और आसान हो जाएगा। क्यों? उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो टेक्निक्स है वो मोरली सिमिलर है। तो सी और सी प्लस प्लस ज्यादातर हम लोग ऑलरेडी पढ़ लेते हैं कॉलेज में या फिर सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इट इज वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। अगर नहीं आता है या आता है हमें इनके लिए वरीनेस होने की जरूरत नहीं है, हम जावा को जल्दी सीख सकते हैं। राइट लेस कोड मतलब क्या है, जावा में आपको 1000 लाइन की कोड लिखने की जरूरत नहीं है और डुप्लीकेट कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं ना, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्राम मैट्रिक्स, क्लास काउंट्स, मेथड काउंट, सो ऑन सजेस्ट दैट प्रोग्राम रिटन इन जावा प्रोग्राम कैन बी 4 times smaller than the small same program written in C++। जो C++ में मैं 1000 लाइन लिखते थे वो 250 लाइन में हो जाएगा। क्यों? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड
की जो अप्रोच है वो जावा में बहुत बढ़िया है। और ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट करके हम यूटिलिटी क्लास लग रहा लिख के उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेसर कोड लिख सकते हैं कंपेरेटिव टू सी प्लस प्लस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। राइट बेटर कोड, बेटर कोड किसको बोलते हैं, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मेमोरी लीक रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड, स्ट्रक्चरल रिलेटेड, है ना, और कोई डिबगिंग टूल रिलेटेड। तो वो सारे कंसेप्ट को लेके हम क्या बोलता है, राइट बेटर कोड की अप्रोच जो है हम जावा में बढ़िया से कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक बेस्ट बढ़िया डेवलपर बन सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनकरेजेस गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, हेल्प्स यू अवॉइड मेमोरी लीक्स। ठीक है। आजकल गार्बेज कलेक्शन के लिए टूल्स भी आ गए, जिसको आप प्लग इन एज ए प्लग इन अपनी आईडी के अंदर डाल सकते हो। वो आपको बता देंगे कि आपका यहाँ पे मेमोरी लीक हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है मेमोरी लीक क्या होती है। मेमोरी लीक क्या होती है, मान लो कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड होगा, मान लो 10,000 लाइन ऑफ कोड है, उन 10,000 लाइन पे आपने कुछ मेथड बनाया, कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ क्लास बनाया। सपोज मान लो कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका मेमोरी साइज है 500 एमबी है, मतलब 500 एमबी की एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, और वो ऑब्जेक्ट को जितने टाइम तक आप यूज करते रहे दैट इज फाइन, लेकिन जब उसकी यूज की काम खत्म हो गया तो वो अगर क्लीन नहीं हुआ, मतलब उसको अगर क्लीन अप नहीं किए, तो उसको बोलते हैं मेमोरी लीक। तो वो टाइप की प्रॉब्लम को जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें मैन्युअली कॉलिंग कराना पड़ता है कि गार्बेज कलेक्शन हो जाए, लेकिन जावा में आपकी ऑब्जेक्ट अगर डेड हो जाती है, मतलब आप यूज जब नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको जीसी के थ्रू, गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको क्लीन अप कर देता है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि जावा के पास ऐसे अप्रोचेस है जो कि एक बेटर कोडर को इनिशिएट करने के लिए या हेल्प एनकरेज करने के लिए सफिशिएंट होता है। It's object-oriented, it's Java Beans component architecture and wide-ranging, easily extensible API let you reuse existing tested code and introduce fewer bugs। ये क्या बोला कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स पड़ता है, अवेलेबल होता है जावा में, जिसको यूज करके आपकी कोड जो है, पहले से ही जो टेस्ट कोड है उसी को आप यूज करके जो नया नया बग्स आने की चांस होती है। कोई डेवलपर बैठा है 500 लाइन की कोड लिख रहा है, अगर नया कोड करता है, उसको टेस्ट नहीं किया है, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन जावा इतना वास्ट है, इतने ज्यादा लोग उसको ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं, तो नेट में आपको रीयूजेबल कोड मिल जाती है। कोई एक सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, वो कोड ऑलरेडी टेस्ट होता है, और उसी कोड का भी अलग अलग सोल्यूशन होता है कि ये सोल्यूशन करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये परफॉर्मेंस इश्यू आ सकता है, और उस परफॉर्मेंस इश्यू को आप ऐसे मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ऐसे कर सकते हो, सिंगल स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में ऐसे कर सकते हो। ऐसे अलग अलग अप्रोचेस करके आप क्या कर सकते हो कि जो टेस्टेड कोड है, जो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसको यूज करके आप फ्यूअर बग्स, बग्स मतलब इश्यूज आप कम प्रोड्यूस कर सकते हो। इस तरीके से आप बेटर कोड को लिख सकते हो। डेवलप प्रोग्राम्स मोर क्विकली, अगर मैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करूं तो उससे कंपेरेटिवली हम थोड़ा जल्दी लिख पाएंगे। क्यों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तो, और दूसरा रीयूजेबिलिटी कोड इतना बढ़िया है, इतना आईडी बढ़िया मिल जाता है, तो उस सब को यूज करके हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर पाए। ठीक है। तो इसने क्या लिखा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल देन सी प्लस, and as such your development time could be up to twice as fast when writing in it. Your programs will also require fewer lines of code। जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो लाइन ऑफ कोड भी कम होगा, और आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट भी लिख पाओगे। क्यों, आपके पास बहुत सारे आईडी अवेलेबल होती है मार्केट में, प्लस थोड़ा सा सिंपल होती है कंपेरेटिव टू सी प्लस प्लस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Avoid platform dependency, you can keep your program portable by avoiding the use of libraries written in other language। क्या बोल रहा है ये, you can avoid platform dependency। मान लो कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, वो प्रोग्राम में कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करना है, और वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी किसी दूसरे चीज को यूज करता है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो वो सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाले ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उससे हमें क्या करते हैं, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हट जाता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी मतलब, अब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो सी में लिख रहा हूँ,
और उसमें दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बिट वाइज हम अगर वेरी करते हैं, उनकी कुछ एपीआई को नीड करता है। तो जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की यूज किया गया, उसकी जरूरत हमारे जावा में नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी नेटिव कोड की जो एपीआई से उसकी रैपर लिख के हमारे पास पहले से जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से अवेलेबल होता है। एंड वी शुड नॉट वरी फॉर दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। और हमें उससे प्रोग्राम को जल्दी करने के लिए जल्दी करने के साथ प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर सकते हैं। ओरा, ओरा क्या मतलब? राइट वंस रन एनीवेयर। जो भी एप्लीकेशन जावा में आप लिख रहे हो, जो प्रोग्राम आप जावा में लिख रहे हो, एक ही बार लिख दोगे तो जो बाइट कोड जनरेट होगा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। चाहे आप 64 बिट में करो या कोई दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में करो, लाइनक्स में करो, जहां पे भी करोगे वो सारे चीजें हमें आसानी से क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। जिससे हम क्या करेंगे ना, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली कोई भी प्रोग्राम को रन करके जावा की आउटपुट जो हो सिमिलर एंड कांस्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर मोर इजीली। जावा में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। एक जगह आप प्रोग्राम करके बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करके आप उसी प्रोग्राम को शेयर कर सकते हो और अपडेशन भी कर सकते हो। तो इसमें बोला है कि with Java Web Start software, users will be able to launch your application with a single click of the mouse. An automatic version check at startup ensure that users are always up to date with the latest version of our software. If an update is available, the JWS software will automatically update. ये एक सिनेरियो को प्रोड्यूस किया कि अगर जेडब्ल्यूएस के थ्रू आप कर रहे हो तो लंच में वो पता कर देता है कि आपकी जो लेटेस्ट वर्जन है या पुराना वर्जन है। अगर पुराना है तो वो अपडेट कर देता है ताकि आपकी कोड जो है सिंक में रहे, और जितने जगह पे आप खोल रखे हो उन सब की जो यूआई है और जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे। तो इस तरीके सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट, जो कि जावा में जल्दी आसानी से होता है। तो ये सारे फैसिलिटीज के वजह से हमारी लाइफ में हम एक बेटर डेवलपर हम बन सकते हैं जावा में। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन लाइफ। ठीक है, अब आते हैं शोकेस। शोकेस, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम शोकेस करेंगे। अभी तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये दोनों आप एक बार जाके इसमें 10 क्वेश्चन बनाना, उस 10 क्वेश्चन का आंसर खुद देना और शेयर करना कि आपको किस में डाउट हुआ, क्या क्वेश्चन आप बनाया, क्या उतना यूजफुल हुआ। कुछ और क्वेश्चंस अगर आप हेल्प चाहते हो कि क्या क्वेश्चंस बनाएंगे तो वी विल रिकनेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो एप्लीकेशन है, जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा, ठीक है, उस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे और उसके लिए कैसे सेटअप करेंगे वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, और रिक्वेस्ट है कि ये जब अपलोड हो जाएगा और शेयर करेंगे, आप इसको रिवीजन करोगे और 10 क्वेश्चन जरूर बनाओगे। ठीक है, दैट इज द असाइनमेंट फॉर यस सर। टुडे। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, सर आप रिकॉर्डिंग